हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य। और जैसा कि आप सभी को मैं बता देती हूं कि हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट के। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले साल की अगर बात करूँ तो पिछले साल भी हमारे साथ 500-600 जो कैंडिडेट थे जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, वो काफ़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए थे। और काफ़ी पिछली बार की कहानी मैंने आपको बताई थी कि मैं यूट्यूब से जाने अनजाने में लॉग आउट हो गई थी और इस तरीके से 1 महीने तक मेरा फिर जो चैनल है वो लॉगिन नहीं हो पाया था किसी कारण से, तो वो सब मैंने बताया था। और बच्चों के एन वक्त पर, जैसे कि 3 दिसंबर को शायद टेस्ट था और नवंबर में मैं लॉग आउट हो जाती हूँ, जैसे अंत समय में मैं बच्चों की तैयारी 1 महीने तक नहीं करवा पाई थी। तो काफ़ी बच्चों का नहीं क्लियर हुआ था, किसी का कमेंट मेरे पास नहीं आया कि मैम हमारा क्लियर हुआ। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का एस्टेट क्वालिफाई हो। तो इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जितनी भी वीडियो डाल रही हूँ वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड डाल रही हूँ। आप एक भी वीडियो को ये ना समझें कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। मैंने एक एस्टेट को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी बता रखी है, तो आप उस स्ट्रेटजी की वीडियो पूरी देखें तब आपको पता चलेगा। और मैं उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ। और जो सिलेबस है HBSC ने दिया है हमें एस्टेट के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो चल रही हैं। तो क्लास नंबर आज की 8 रहने वाली है और इसका पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे। और पार्ट 1 जो है मैंने पहले डाल दिया था। तो जिसने पार्ट 1 देख लिया वो पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आदिकाल के बारे में। आप सभी को बताया था कि आदिकाल के जो समय सीमा क्या है, ये नामकरण किसने किया, ये सारी बातें ना इससे पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आदिकाल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप सभी को वेट भी होगा कि मैम ये टॉपिक कब डालेगी जो उस वीडियो में बताए थे। तो आदिकाल के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य, फिर उसके बाद हम रासो साहित्य पढ़ेंगे, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। विद्यापति और अमरीर खुसरो को भी हम आदिकाल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आदिकाल आपका कंप्लीट हो जाता है। और हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगर हम एक हफ्ते के अंदर आदिकाल को समाप्त कर लेते हैं तो भक्तिकाल को हम 10 दिन के अंदर समाप्त कर लेंगे। और शायद 10 दिन भी उसमें नहीं लगेंगे, 1 वीक ही लगेगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को जमकर आप सभी लोग सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और अभी भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितनी वीडियो आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक आते हैं उस वीडियो के, तो मेरा मन करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊं। अपने घर का काम छोड़कर भी मेरा वीडियो बनाने का मन करता है। और जब मैं अभी 2-4 दिन से तो मैं खुद ही अपसेट थी और मतलब मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी, लेकिन आज से हम कंटिन्यू हमारी वही 2-2 क्लासेज आती रहेंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पर ज़रूर जाइए, चैनल की विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अपभ्रंश साहित्य में मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि डॉक्टर रामकुमार। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनमें सबसे पहला नाम शंभू का आता है, उसके बाद पुष्यदंत का आता है, फिर धनपाल का आता है। और शंभू और पुष्यदंत को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया था। और शंभू और पुष्यदंत से प्रश्न बनना लाजमी है, यहाँ से बनता ही बनता है। तो रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि शंभू को माना है। शंभू की समय सीमा जो है 8वीं शती मानी जाती है। जैन परंपरा का ये कवि रहे हैं। 3 प्रमुख इनके ग्रंथ यहाँ पर बताए गए हैं। पौमचर्यों के अंदर रामचरित्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। और शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा दिया है। इसी प्रकार से मैं आपको पुष्यदंत की बताऊं तो शंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। और इनका जो पौमचर्यों नामक जो रचना थी उसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौमचर्यों में रामचरित्र का विस्तार से वर्णन है, ये मैंने आपको बता दिया था।
दूसरे नंबर पर बातचीत कर लेते हैं पुष्यदंत की। और पुष्यदंत या पुंड कवि को शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में पुरानी जो 7वीं शताब्दी के हैं इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये सब बातें ना मैं बहुत ही डिटेल से उस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखें। दूसरी बात ये थी कि पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। अब आपसे पेपर में पूछ लेंगे कि अभिमान मेरु किस कवि को कहा जाता है, तो ये पुष्यदंत को कहा जाता है। पुष्यदंत को 3 विभूतियों उपाधियों से पुष्यदंत ने स्वयं को विभूषित किया और वो 3 उपाधियां थी अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोहा भी बता दिया था मैंने। और आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे, मैंने यहाँ से छोड़ा था कि धनपाल से। ठीक है, तो धनपाल जो है वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रतन थे। तो किसके थे? जो धनपाल थे वो वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रतन थे, मतलब सभा के एक सदस्य थे वाक्यपति राज के। ठीक है, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो जो मुंज थे इनका पूरा नाम है वाक्यपति राज मुंज। ये जो है इसकी सभा के सदस्य थे कौन? धनपाल। और धनपाल को फिर मुंज ने क्या कहा? सरस्वती की उपाधि दी थी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। सारे नोट्स आपको बना लेने हैं अपने, ताकि रिवीजन करने के वक्त आपको बार बार वीडियो ना देखने पड़े। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में, ध्यान रखना जो धनपाल का जो समय सीमा है वो 10वीं शती है। और 10वीं शती में इन्होंने एक रचना की थी भविष्यकता। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। तो तीसरा कवि का नाम आता है धनपाल और धनपाल की रचना है भविष्यकता। और 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित गरत उपदेश रसायन। बस ये इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने शंभु बताया, फिर मैंने पुष्यदंत बताया। और अगर आप इन सभी की वीडियो एक ही जगह पर चाहते हैं तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें शायद मैंने ये सारे करवाए थे, या मैं फिर से डाल दूंगी एक वीडियो। ठीक है, और आप यहाँ से नोट्स बनाए तो यहाँ से भी बना सकते हैं। तो तीसरे कवि धनपाल आते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती जाती हूँ। धनपाल की सिर्फ रचना का ही आपको नाम याद करना है। ठीक है, उसके बाद अगले कवि आते हैं नंबर 4 पर जिनीदत्त सूरी। और इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ था वो उपदेश रसायन रास। ध्यान रखना है, ये आपको भाई याद करने पड़ेंगे। धनपाल, अब कई बच्चे ऐसे होंगे, मैं कई बार ट्रिक भूल जाती हूँ बताने के लिए कि ट्रिक से आपको याद करनी पड़ेंगी। तो धनपाल की जो रचना है धन भविष्यकता, देखो भविष्य में सभी के पास धन रहे, इस बात की सभी को चिंता रहती है, तो ऐसे याद कर लें। ठीक है, जिनीदत्त सूरी जिनके समय सीमा 12वीं शताब्दी था। आप एक ही साथ नोट बनाएं, जैसे कि यहाँ पर आप लेखक का या इनका नाम लिखें, उसके बाद इनकी रचना का नाम लिखें और यहाँ पर इनकी समय सीमा, जैसे 10वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी, इस प्रकार से आप नोट अपने बनाते चलें। ठीक है, तो उपदेश रसायन जिनीदत्त सूरी, मतलब जो जिनीदत्त जिन्होंने उपदेश दिए, ऐसे याद रखना। जिनदत्त मतलब जिन्होंने उपदेश दिए। उपदेश रसायन रास ये ग्रंथ लिखा। और जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी इसे माना जाता है। तो जैन काव्य अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसके बाद आ जाएगा सारा सब कुछ। और उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है, ये ध्यान रखना है। प्रथम तो कवि जो है शंभु को माना जाता है, लेकिन प्रथम जो काव्य है वो आपने देखा होगा इनके नाम में ही रास लगा हुआ है। तो प्रथम अपभ्रंश का रास काव्य आपसे पूछे तो वो होगा उपदेश रसायन। और उपदेश कौन देता है? जिनीदत्त सूरी, जिनको उपदेश दिया, ऐसे याद रखना है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को जाता है। मतलब रास परंपरा की सूत्रपात करने का जो श्रेय है वो तो जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास को, जो कि किसने लिखा था? शालिभद्र सूरी। ये आपको एक एक नोट कर लेने हैं। नंबर 4 पे जिनीदत्त और उसके बाद नंबर 5 पर शालिभद्र सूरी। और साथ में मैंने अभी आपको बताया कि 3 इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे, एक चौथा और बना लें, जो उसमें इंपॉर्टेंट बात हो वो वहाँ पर नोट कर लें। ठीक है,
तो किसको क्या विभूति, किस उपाधि से नवाजा गया, किसको क्या प्रमुख बात है उसमें, ये 4 कॉलम आप बना लें। ठीक है। तो रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? शालिभद्र सूरी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना 1184 ईस्वी में मानी जाती है। उपदेश रसायन रास जो है, उपदेश रसायन रास, इसी की बात कर रहे हैं। 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। ध्यान रखना है ये किस प्रकार का काव्य है, ये 80 पदों का है और नृत्य गीत रास लीला काव्य है। ठीक है, इन बातों को बस आपको याद करना है, नोट करते चले जाएं। उसके बाद आता है अब्दुल रहमान, अगला कवि आता है शायद नंबर 6 पे, अब्दुल रहमान, और इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका नाम है संदेश राशक। ये भी परीक्षाओं में खूब भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। तो अब्दुल रहमान किसकी है? संदेश राशक अब्दुल रहमान का है। और देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि एक मुस्लिम कवि है, और मुस्लिम कवि जिसने पहली बार रास ग्रंथ लिखा वो है यही अब्दुल रहमान, जिनके द्वारा लिखित ग्रंथ संदेश राशक है। यानी कि संदेश राशक एक ऐसा ग्रंथ है जो पहला रास ग्रंथ है जो किसी मुस्लिम कवि के द्वारा लिखा गया। वैसे तो रास परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? शालिभद्र सूरी ने अपने भरतेश्वर बाहुबली रास को। और रास या जैन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? उपदेश रसायन को। ध्यान रखना है, प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन को माना जाता है, और प्रथम जो प्रवर्तक है वो शालिभद्र सूरी को माना जाता है, और प्रथम मुस्लिम रास ग्रंथ की रचना करने वाला कवि अब्दुल रहमान को माना जाता है। तो इतनी बातें आपको नोट करते हुए चलना है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि संदेश राशक जो है वो किस प्रकार की रचना है। ठीक है, संदेश राशक जो है वो किस प्रकार की रचना है? तो संदेश राशक एक खंड काव्य है। ध्यान रखना है, खंड काव्य होता है जो एक ही घटना प्रधान होता है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन है। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो ज़्यादातर यही पूछते हैं कि संदेश राशक जो है ये किसकी रचना है। तो संदेश राशक क्या किस प्रकार का काव्य है? एक खंड काव्य है। और इसमें एक ऐसे भी पूछा जाती है कि विरह प्रधान काव्य है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है इसमें, और वियोगिनी कहाँ की थी? विक्रमपुर की। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। तो ये आप करें तो कर लें, इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता है। अगला आता है राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कि जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ या रहस्यवादी कवि कौन हैं? तो वो हैं राम सिंह। ठीक है, हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल ये आप छोड़ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अगले जो कवि आते हैं राम सिंह आते हैं। और मैंने बताया था कि जितने अपभ्रंश के कवि हैं वो लगभग सारे जो हैं जैन कवि भी हैं। तो राम सिंह की जो रचना है वो पहुड़ा दोहा है, खूब पूछी जाती है स्टेट में भी। राम सिंह की जो रचना है वो पहुड़ा दोहा मानी जाती है। इनको राम सिंह को एक रहस्यवादी कवि माना जाता है। और आविर्भाव काल जो है इनका संवत 1057 के लगभग आसपास माना जाता है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। तो अपभ्रंश से ही शंभू का जो प्रिय छंद था वो दोहा ही था, और अपभ्रंश से ही दोहा की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और अगर बात करें दोहा काव्य का जो आरंभ है, पूछे कि कब से शुरू हुआ, तो दोहा मैंने बताया अपभ्रंश से शुरू हो गया था। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताना है कि अपभ्रंश में जो दोहा है वो 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से इस दोहा की परंपरा का मतलब शुभारंभ है वो माना जाता है। जोइंदू अगला कवि है, ये जोइंदू राम सिंह शायद 7 नंबर पर थे, 8 नंबर पर जोइंदू, और जोइंदू की रचना भी आपको लिख लेनी है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, एक परमात्म प्रकाश और योगसार। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि आदिकाल को ना बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो ये दोनों रचनाएं आपको ठीक है ध्यान रखना है। जोइंदू याद रखना कि जो इंदु
परमात्म प्रकाश मतलब परमात्मा में विश्वास रखती है, वह योग करती है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। जब मैंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और वर्गीकरण पढ़ाया था तो मैंने अच्छे से बताया था, नहीं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जब परंपरा पढ़ाई थी तो उसमें सबसे पहले मैंने गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर और तीसरे नंबर पर नाम बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, तो ये इनके ग्रंथ का नाम है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, 9 कवियों को शामिल किया था। तो पूछ सकते हैं वो 9 कवि कौन कौन से हैं। एक तो पुष्य कवि जो हमने अभी अभी पढ़ा, फिर खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद्र, जगनीक, सारंगधर एवं जोधराज। तो इन 9 कवियों को इन्होंने अपने उस ग्रंथ में शामिल किया था। उसके बाद आता है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल की जो समय सीमा इन्होंने 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया था। अगर ये बात आपने वो वाली वीडियो देखी होगी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, इस नाम से मैंने थंबनेल बना रखा है और ये वीडियो मैंने डाली थी, तो वहां से आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो 9 कवियों को स्थान दिया था, मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को स्थान दिया था। 19 कवियों को स्थान दिया आरंभिक काल के अंतर्गत। ध्यान रखना है, वैसे तो इन्होंने 4900 समथिंग कुछ थे, लगभग अगर बात करें तो 5000 कवियों के आसपास कवियों को इन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ था इनके द्वारा लिखा गया उसमें इतने कवियों का वर्णन किया है। लेकिन प्रथम संस्करण जिसे आरंभिक काल कहा इनका, ठीक है, तो उसके अंतर्गत इन्होंने 19 कवियों को स्थान दिया। उसके बाद आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपको नोट करते हुए चलना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया। देखो, जब आप शुरू से लगना, मैंने क्लास नंबर 8 पर मैं पहुंच गई हूँ, 8 का भी मैं पार्ट नंबर 2 डाल रही हूँ, तो अभी तक 9वीं क्लास है। वैसे देखें तो ये तो आपको ना पिछली क्लासेस सारी देखनी होगी, बिल्कुल नए सिरे से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को, देखो सबने, अभी ग्रियर्सन ने कितने, 9 कवियों को स्थान दिया। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। टोटल तो उन्होंने 5000 कवियों के आसपास स्थान दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो उसके अंतर्गत इन्होंने जो आदिकाल की रचनाएं थी उनको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। तो कौन कौन से 2 वर्गों में विभाजित किया, एक तो अपभ्रंश और एक देश भाषा, यानी कि बोलचाल की जो रचनाएं थी, ठीक है। तो इन 2 भागों में किसने विभक्त किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को इस साहित्य में स्थान दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 कौन सी रचनाएं हैं जिनको अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में स्थान दिया। तो अब कुछ मैंने बताया, अभी 2 भागों में विभक्त किया, तो 2 थी, एक अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरी थी देश भाषा। तो अपभ्रंश की कौन सी 4 रचनाएं थी, टोटल तो 12 हैं, तो 4 तो अपभ्रंश की रचनाएं ली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और 8 ये रही आपके सामने, ये 8 देश भाषा काव्य रचनाएं हैं, और टोटल 12 रचनाओं को इन्होंने आदिकाल के अंतर्गत, अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आदिकाल में रखा है, ठीक है। तो अपभ्रंश की कौन सी रचनाएं हैं, एक तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, विजय रेवतगिरी की है ये, हमीर रासो ये सारंगधर की है, कीर्ति लता विद्यापति की, और कीर्ति पताका है ये भी विद्यापति की है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो एक विद्यापति यहाँ पर भी नाम आ रहा है नंबर 8 पर, तो विद्यापति की जो पदावली है ये तो उन्होंने देश भाषा काव्य रचनाओं के अंतर्गत रखी, लेकिन जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं विद्यापति की, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देश भाषा काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की जो रचनाएं थी उनको 2 भागों में बांटा। एक तो अपभ्रंश की रचनाएं, तो अपभ्रंश की ये 4 रचनाएं आपके सामने हैं। दूसरी देश भाषा काव्य रचनाएं, तो देश भाषा काव्य रचनाएं में एक खुमान रासो, ये जगनीक का, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका,
परमाल रासो, आला का मूल रूप, ठीक है, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति, इस प्रकार से विभाजित किया ना। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आदिकाल के अंतर्गत हम विद्यापति और अमीर खुसरो को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन दोनों को आदिकाल के अंतर्गत ही रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। ठीक है, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज, अगला नाम आता है वही हेमचंद्र का। हमने राम सिंह पढ़ा और राम सिंह की जो रचना थी वो पहुड़ा दोआ थी। उसके बाद हमने ये बारी बारी से जो बीच में कुछ कथन थे ये पढ़े, और उसके बाद आता है जो हेमचंद्र है, हेमचंद्र की रचना का नाम भी है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये याद रखना है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो आप देख रहे हो कम से कम लगभग 9वें कवि पर हम पहुंच गए हैं। शंभु, फिर पुष्पदंत, फिर धनपाल, फिर राम सिंह, इस प्रकार से जितने भी बीच में आए हैं, जोइंदू, ये सारे सीक्वेंस से आपको डाल लेना है। तो ध्यान रखना है कि जो हेमचंद्र है, हेमचंद्र की रचना का नाम आप लिख लें, सिद्ध हेमंत हेमचंद्र शब्दानुशासन। और ये जो थे हेमचंद्र थे, ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज यानी कि जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। ये पूछ ले कि हेमचंद्र जी जो थे वो किसके दरबार में थे, तो ये जयसिंह के, महाराज जयसिंह के दरबार में उन तथा उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम देखो, हेमचंद्र जी ने एक ग्रंथ लिखा सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, और इस ग्रंथ को ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ, यही सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेमचंद्र द्वारा रचित जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में रचित रचनाओं का समावेश है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1028, ये रहने दें। हेमचंद्र के अन्य 2 पुस्तकों का नाम है, अब एक तो मुख्य पुस्तक तो इनकी ये थी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, और इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला कोश। तो इनमें से ना जो ये प्रमुख है, आप टीजीटी वालों को तो बस यही कर लेना है, पीजीटी वाले थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लें, हो सकता है यहाँ से पूछ लें। हेमचंद्र को प्राकृत, अब प्राकृत से आप क्या समझते हैं, ये मैंने बताए थे कि जो भाषा का विकास क्रम था उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, और फिर क्या आती है प्राकृत, और फिर क्या आता है अपभ्रंश। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश के। तो प्राकृत का यानी कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो ये हेमचंद्र को कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की। अब अगला नाम आता है हेमचंद्र के बाद, अगले नंबर पर आप डाल लेना 10 है या 9 है, सोमप्रभ सूरी। ये भी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत से माना जाता है। और सोमप्रभ सूरी की एक प्रमुख रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में पूछी जाती है। और नाम का एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य था, यानी कि आपसे पूछ लें कि सोमप्रभ सूरी का जो कुमारपाल प्रतिबोध है वो कौन सी 2 भाषाओं में लिखा गया है, तो संस्कृत और प्राकृत काव्य है। ठीक है, काव्य में संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया काव्य है। उसके बाद अगले कवि आते हैं, शायद 11-12 हो गए होंगे, जैनाचार्य मेरुतुंग। आप कमेंट करके बताना कि ये जो जैन कवि हैं या प्रिंस के कवि कह लें, जैन कवि, और इनकी रचनाएं कि मैम आप अलग से एक ही स्थान पर डाल दीजिएगा, तो मैं अलग से भी डाल दूंगी एक पृष्ठ पे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मैम यहीं से एक एक करके हम सारे यहाँ पर लिख लेंगे बारी बारी, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिटेल में है। उसके साथ साथ उस रचना से संबंधित महत्वपूर्ण बात भी यहीं पर बताई गई है। तो जैनाचार्य मेरुतुंग का जैनाचार्य, ये मैंने कैसे याद कर रखा था, एक बार और बताती हूँ। देखो इससे पहले वाले की भी ट्रिक बताती हूँ आपको। सोमप्रभ सूरी,
सोम मैं अपने बेटे को कहती हूँ और वो क्या है, मेरा कुमार है, ऐसे याद कर लेना। सिद्धार्थ नाम है मेरे बेटे का, लेकिन मैं उसे सोम बोलती हूँ, ठीक है, सिद्धार्थ, तो उसे मैं सोम बोलती हूँ। सोम क्या है, कुमारपाल है, ठीक है, कुमार है। कुमार छोटे बच्चों को ही कहते हैं, ऐसे थोड़ा युवक से होते हैं, मतलब किशोर से होते हैं, उन्हें ही कहते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग, तो जैनाचार्य मैंने कैसे याद रखा था कि मेरी ससुराल में पड़ोस में एक आदमी है और उसका जैना नाम है, और उसका हमारे साथ ही, उसका गांव में तो घेर बोलते हैं या कोई प्लॉट बोल देता है, ठीक है, उसका प्लॉट हमारे प्लॉट के साथ ही लगता है। तो वो क्या करता रहता है, सारा दिन सुबह उठते ही आ जाएगा, बाल्टी बुल्टी लेकर पौधों में पानी डालेगा, उसमें कोई तिनके विनके पड़े होंगे वो चुगेगा, कोई पत्थर वत्थर पड़े होंगे वो चुगेगा, नालियों को साफ करेगा। तो जैना क्या करता रहता है, प्रबंध करता रहता है, ठीक है। इस ये ट्रिक बहुत ही अच्छी मैंने बताई, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। जैनाचार्य मेरुतुंग, इनका ग्रंथ का नाम है प्रबंध चिंतामणि, क्यों प्रबंध करने की चिंता रहती है उसे हमें, मैं कभी इस रचना को नहीं भूलती हूँ, ठीक है। और संवत 1361, ये आप ध्यान ना दें क्योंकि इनका संवत बहुत ही कम पूछा जाता है, नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की, ठीक है। अब जैनाचार्य है तो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी। उसके बाद जो प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य की जो प्रबंध चिंतामणि है, इसमें कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखे तो रख ले, वैसे आज तक कभी किसी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाता है। तो भाई दोहा या दोहा का जहाँ भी नाम आए तो शुरुआत या अपभ्रंश से होती है, आदिकाल से होती है। तो देखो ये बात आ भी गई यहाँ पर, अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, तो जिसे हम अब दोहा कहते हैं उसे अपभ्रंश में दोहा कहा जाता था। तो जहाँ पर भी दोहा लिखा मिले तो आप समझ लेना वो दोहा ही शब्द है, ठीक है। और लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया, और प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जवल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राकृत पेंगलम का जो आप देखेंगे एक विशेष एक कवि का नाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ग्रंथ का जो संग्रह किया वो लक्ष्मीधर ने किया 14वीं शताब्दी में। लेकिन इसमें क्या क्या है कि इसमें प्राकृत पेंगलम में एक विद्याधर कवि, एक सारंगधर, एक जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलन है इसमें, ठीक है। वैसे कोई खास इतना वो नहीं है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। जब नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृत भाषा का ग्रंथ है तो प्राकृत में तो है ही है, साथ में इसमें अपभ्रंश के छंद भी मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आज ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको कहीं भी भागने दौड़ने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, बस थोड़ा सा इसे आप ध्यान रखें, पढ़ लें बस। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी, मतलब जो प्राकृत पेंगलम है इसमें कई सारी कवियों की रचनाओं का संग्रह है। और ये अभी मैंने नाम बताया था लीलाधर था कि वंशीधर था, कौन सा नाम था यहाँ पर ये मैंने कभी याद नहीं, लक्ष्मीधर। तो लक्ष्मीधर ने इसका संकलन किया था, इसमें कई सारी कवि हैं। तो प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम पर जो टीका लिखी वो वंशीधर ने लिखी, याद रखना है। अब अगले कवि आते हैं, शायद 13वें हैं या 14वें हैं, सारंगधर। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया, और सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। ध्यान से देखना, वैसे ही इतना इनसे पूछा नहीं जाता है पर कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सारंगधर थे इनके ग्रंथ का क्या नाम था, सारंगधर पद्धति नाम से इन्होंने एक संग्रह सा बनाया था, उसे आप ग्रंथ कहें या ना कहें, ठीक है। तो इस सारंगधर पद्धति नामक इस रचना के अंतर्गत क्या था, बहुत से शाबर मंत्र थे और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है।
अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम के बारे में क्या कहा। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार शारंगधर को बताया। हाँ, कैसे पूछा जाता है पेपर में, ये पूछा जाता है कि हमीर रासो किसने लिखा, शारंगधर ने लिखा। ठीक है, ये इतना याद रखना इसमें बस। हमीर रासो की रचना का नाम आप, शारंगधर की रचना का नाम हमीर रासो रख लेना। ठीक है। राहुल सांकृत्याय ने जज्जल अभी मैंने बताया था कि लक्ष्मीधर ने कई कवियों के जो संग्रह था वो इकट्ठा किया प्राकृत पेंगलम, तो वहाँ पर एक कवि का नाम जज्जल था, नामक किसी कवि को इसका रचयिता तो राहुल सांकृत्याय ने है जो इसका जज्जल को माना है, ये आप छोड़ दें। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब भाई इस हमीर के बारे में जो आलोचक है ना वो अपनी अपनी रियाई दे रहे हैं। तो हमीर नामक जो ग्रंथ है वो शारंगधर का बताया किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा कि जो हमीर शब्द है वो अमीर का एक बिगड़ा हुआ रूप है जो किसी का पात्र न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अमीर थे। तो अमीरों के लिए एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये बात किसने कही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और शिव सिंह सेंगर ने के अनुसार चंद की औलाद में, ये छोड़ो आप यहाँ से, बस एक इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारंगधर किसकी रचना है। ठीक है, शारंगधर कृत शारंगधर पद्य संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, ये पद्य में है। ठीक है, पद्य में है, गद्य में नहीं है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। ठीक है, तो ये आप सब छोड़ दें, ये इसकी एक पंक्ति दे रखी है अगर आप ध्यान रखना चाहे तो। और डॉक्टर बच्चन के ने अनुमान व्यक्त किया है कि शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कुंडलियों छंद के प्रथम प्रयोक्ता बच्चन ने किसको माना है, तो वो शारंगधर को माना है। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में थी। अगला जो है काल विभाजन और नामकरण, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले से ही। देखो, काल विभाजन और नामकरण के टॉपिक में शुरू में ये बात रखी हुई है कि ग्रियर्सन ने चारण काल में 9 कवियों को स्थान दिया, ये 9 कवि ये दे रखे हैं, और मैंने ये आपको इधर भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारी आज की जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होती है और ये अपभ्रंश जो साहित्य है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद या तो हम राष्ट्र साहित्य की नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे या सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य में से कोई एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि सभी एस्टेट के जो स्टूडेंट है वो भाई कोई ऐसे भी हैं जो अपनी फी पे करने में या कोचिंग लेने में असमर्थ है, तो यहाँ पर निःशुल्क मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप भी धर्मार्थ कीजिए, परोपकार का कार्य कीजिए, सभी के पास ये शेयर कीजिए। ठीक है, हो सकता है हमारे इससे किसी का भला हो, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अतः हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला भगवान अपने आप करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।